डीजी एनडीआरएफ एसएन प्रधान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधान जी, ये बताइए किस तरीके की तैयारियां इस वक्त एनडीआरएफ की हैं महाराष्ट्र के तटीय इलाकों की अगर बात कर लें तो? देखिए, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में ज़्यादातर लैंडफॉल होने की बात है और अलीबाग इलाके में, जो कि रायगढ़ जिले में पड़ता है, वहाँ लैंडफॉल होने की बात है दोपहर में। और उसी के मद्देनज़र कल सुबह से ही या परसों शाम से ही कार्रवाई शुरू है। हमारी एनडीआरएफ की टीमें पहुंच गई थी, उनमें बढ़ोतरी भी हुई है। कल विजयवाड़ा से 5 टीमें एयरलिफ्ट होकर देर रात पहुंची हैं और वो लोग भी काम पर लग गए हैं। तो इस तरह से मुंबई शहर मिलाते हुए करीब हमारे 21 टीमें एनडीआरएफ की महाराष्ट्र में लगी हुई हैं और 16 टीमें गुजरात में लगी हुई हैं, 3 टीमें सिलवासा और दमन दीव में लगी हुई हैं। इस तरह से 43 टीम्स रिजर्व को अगर मिला जाए तो 43 एनडीआरएफ टीम्स लगी हुई हैं और लगातार 24/7 काम कर रही हैं, इवैक्यूएशन का काम कर रही हैं और लगभग इवैक्यूएशन कंप्लीशन की ओर है। और अगर ये माना जाए कि साइक्लोन की स्पीड अगर एज पर आईएमडी प्रेडिक्शंस रही तो 100-110 के आसपास का औसत स्पीड रह सकता है, जो कि थोड़ा तो घातक होता है, लेकिन उतना नहीं जितना अम्फन साइक्लोन के समय हुआ था। फिर भी एहतियात के तौर पर सभी तैयारियां कर दी गई हैं और उम्मीद है कि जान माल की कम से कम क्षति या नहीं के बराबर क्षति होगी। सर, कुछ तस्वीरें हमने मुंबई की देखी जहां पर अभी भी मछुआरे जो है वो समुद्र में मौजूद थे और अपना काम कर रहे थे। उन्हें चेतावनी के बावजूद अभी वहां से हटाया नहीं जा सका है। अभी ताजा तस्वीरों की मैं बात कर रही हूँ। और वहीं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कितने किलोमीटर के दायरे तक लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है, हटाया गया है, क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही थी कई लोग अभी भी सैर कर रहे हैं। खासतौर पर अगर बांद्रा इलाके की बात कर ले, वहां पर लोग अपने रोजाना जीवन जिस तरह से जीते हैं वैसे ही कर रहे हैं आज भी। देखिए, जो एडवाइजरी जो हम लोगों ने दी थी वो 10 बजे के बाद की दी थी, 9:30 से 10 बजे के बाद और 6 बजे तक। और वही एडवाइजरी शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बीएमसी ने भी दिया हुआ है। तो मुंबई का जहां तक सवाल है, 10 से 6 बजे तक थोड़ा सा अनसेफ रहेगा, इसलिए घरों में रहने की ज़रूरत है। मुंबई में मॉर्निंग वॉक किया होगा लोगों ने, बट जो 10 बजे के बाद मुझे लगता है कि सभी लोग एहतियात बरतेंगे। और ऐसा मुझे बताया गया है महाराष्ट्र सरकार के सोर्स के द्वारा कि या किसी इलाकों में कर्फ्यू की बात भी कही गई है ताकि लोग घरों में रहें और बारिश में और हवा में ना आए। तो ये मुझे लगता है कि 10 बजे के बाद तस्वीर बदल जाएगी। और दूसरा, जहां तक सवाल है दूसरे जिलों में, रायगढ़ जो इम्पैक्ट जिला है या फिर पालघर जो इम्पैक्ट जिला है, जहां पर इम्पैक्ट होने की बात है, वहां पर जो कोस्ट लाइन्स है वहां से गाँव से खाली कराया जा चुका है और हज़ारों की संख्या में लोग शेल्टर्स में आ चुके हैं। और कार्रवाई और भी कंटिन्यूसली जारी है ताकि कोई बचा न रहे किसी जगह और कोस्ट लाइन से दूर लोग सेफ जगह पर आ जाएं। सर, साथ ही ये भी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को कि एनडीआरएफ की किस तरीके की तैयारी है एक बार जब लैंडफॉल होता है, तब जो टीमें रिजर्व में हैं वो किस तरीके से एक्शन में आती हैं, जो टीमें तैनात हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, इस पर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, जो मौलिक बात है, एनडीआरएफ की जो तैयारी होती है वो प्री इवेंट और पोस्ट इवेंट और ड्यूरिंग इवेंट होती है। सो हम तीनों स्टेजेस की तैयारी करते हैं। प्री इवेंट में हम लोगों ने इवैक्यूएशन अवेयरनेस ड्राइव, लगातार अवेयरनेस ड्राइव सर्वे किया। पहले लोकल प्रशासन को हम लोगों ने सर्वे किया और उसके बाद बताया कि कहाँ कहाँ से इवैक्यूएशन होना चाहिए। और जो ड्यूरिंग साइक्लोन है उस वक्त हम लोग आउटसाइड ही रहेंगे, जहाँ तक मुनासिब हो आउटसाइड रहेंगे सेफ्टी को देखते हुए। और लोगों को अगर कोई किसी तरह के डिस्ट्रेस में है तो उनको बचाने का काम करेंगे। और पोस्ट साइक्लोन काम एक्चुअली ज़्यादा बढ़ता है और उस समय लगातार रेस्टोरेशन के काम में मदद करने की ज़रूरत होती है और रेस्क्यू और रिलीफ का काम भी होता है। रेस्क्यू इसलिए कि कोई ना कोई कहीं फंसा रह जाता है और किसी खतरे में रहता है तो उसको हम लोगों को रेस्क्यू करना पड़ता है। तो ये सारे काम जो तैनात टीम है वो करती हैं रिजर्व के साथ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सारी तैयारी हुई और सारे इंतजाम के साथ हम लोग वहाँ पर ग्राउंड पर हैं। प्रधान जी, जब अम्फन तूफान आया था तब हमने देखा था कि किस तरीके से जो ज्यादातर मौतें हुई थी वो या तो होर्डिंग गिरने से, पेड़ गिरने से, या फिर लोगों के इस बीच इन चीजों के गिरने के में दबने की वजह से हुई थी। ऐसे में ऐसी कैजुअलिटीज ना हो, इसके लिए क्या तैयारी की गई है? देखिए, एक एग्जांपल मैं देता हूं कि कलकत्ता में बिजली इलेक्ट्रिक्यूशन से काफ़ी लोगों की डेथ हुई, पेड़ गिरने से डेथ हुई। तो इस बात के मद्देनज़र बहुत क्लियरली जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय गृह मंत्री महोदय ने लिया, चीफ मिनिस्टर्स, दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ और उनकी टीम के साथ, या कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगातार लिया है, उसमें ये एहतियात बरतने के लिए स्पष्ट कहा गया है कि इलेक्ट्रिक्यूशन ना हो, बिजली को अगर जहां पर बंद करना पड़े वहां किया जाए एहतियातन।
और जहां पेड़ की टहनियां लूज हैं उनको काट लिया जाए, और जहां पर लूज स्ट्रक्चर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, उनको डाउन किया जाए। कल रिलीफ कमिश्नर गुजरात ने बताया कि सूरत में जितनी टावर्स हैं, ऊंची टावर्स हैं और होर्डिंग्स हैं, उनको डाउन कर लिया गया है। तो इसी तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है, और इसके बारे में बहुत स्पष्ट एडवाइजरी न केवल आईएमडी से बल्कि एनडीआरएफ से और बीसी के दौरान जो एडवाइजरी दी गई है उसमें भी दिया गया है। प्रधान जी, लोगों को आप क्या चेतावनी देना चाहेंगे, किस तरीके के दिशा निर्देश देंगे ताकि जान और माल का कम से कम नुकसान हो? मैं दो ही बात हर बार कहता हूं। पहली बात ये असूल की तरह मान लेना चाहिए हर व्यक्ति को जो कि इम्पैक्ट एरिया में है या तूफान के इम्पैक्ट के चैनल में है, उनको ये मानकर चलना चाहिए कि तूफान का असर उन पर भी हो सकता है। अक्सर होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि तूफान का असर मेरे पे नहीं होगा, बाकी अगल बगल के गांव में होगा, हमारे घर पे नहीं होगा। ये बहुत खतरनाक ख्याल है। ये मानकर चलना चाहिए कि तूफान का इफेक्ट आप पर हो सकता है, इसलिए आप बाहर नहीं निकले। और दूसरा जो मुद्दा है उसी से निकल के आता है कि जब जो भी एडवाइजरी दी गई है, जो भी एडवाइजरी आपको मिलती है, वो अफवाह पर बिलीव ना करें। जो एडवाइजरी ऑथोरिटेटिव सोर्स, सरकारी सोर्स से मिला है, उसी को मानकर चलें, और उस एडवाइजरी का अगर आप अनुपालन करेंगे तो ज्यादातर मुनासिब है, ज्यादातर ये उम्मीद की जा सकती है कि आप सेफ रहेंगे।